बच्चों, कैसे आप लोग, कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। इससे पहले हमने वेक्टर का वन शॉट बना रखा हूं। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख ले, क्योंकि बिना वेक्टर का 3D समझने में थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। ओके, तो ये वीडियो हमारा वन शॉट वीडियो होगा। 3D में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारा के सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन को समझें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा 3D। नाम से ही पता चल रहा है 3D क्या होता है। 3 डायमेंशन है हमारे, एक्स, वाई और जेड। ये मान लिया जाए कि ओपी एक लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, डायरेक्शन हमें इसका पता है। तो ओपी मान लिया जाए कि एक्स के साथ अल्फा का एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा का एंगल बना रहा है और जेड के साथ गामा का एंगल बना रहा है। तो ये इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलेंगे इसे? डायरेक्शन एंगल बोलेंगे। अल्फा हो गया डायरेक्शन एंगल हमारा, अल्फा, बीटा और गामा, ये हमारा डायरेक्शन एंगल हो। अब इस डायरेक्शन एंगल को अगर हम कॉस के रूप में मेजर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। याद रखिए, इसे हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन यहां पे आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल क्या होता है, जरूर आप ध्यान में रखें। चलिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन कोसाइन है, इसको हम एल, इसको एम और इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो पहला जो बेसिक फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ओके, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमें क्या लेना है? 1 लेना है। ओके, कहीं भी अगर एंगल दे दिया कि हमारा ओपी एक्स के साथ इतने का एंगल बना रहा है, वाई के साथ इतने का एंगल बना रहा है, जेड के साथ इतने का एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो कुछ नहीं करना, जो एंगल है कॉस में उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, जो भी आएगा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। ओके, अब देखिए डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब हम चले कोऑर्डिनेट पे। एंगल दिया रहे तो यहां तो हम बना लेते हैं आसानी से। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, अब जैसे मान लिया जाए ए हमारा दिया हुआ है x1, y1, z1 और b हमारा एक पॉइंट है x2, y2, z। ओके, अब हमें इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या करेंगे? अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर देना है। आई मीन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये क्या आ गया? डायरेक्शन रेशियो आ गया। ओके, तो जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दें तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आप लोगों ने वेक्टर में अच्छे से सीख रखा है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, अब हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है, उस डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना आपको
और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा, जो भी हमारे ये आ रहा है रूट में आ जाएगा, y2 माइनस y1 ये भी हमारा रूट में आ जाएगा, और z2 माइनस z1 हम इसको ले लेंगे, जो आएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ये दो ऐसा टर्म है जो आपको अच्छे से समझ लेना है, इसमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। वेक्टर में भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे इसको आपको बता देता हूं। मान लिया जाए कि कोई वेक्टर दे रखा है 2y प्लस 3j प्लस 5k। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि i j k का जो कोएफिशिएंट होगा उसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3 और 5। ये हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है, पूरे चैप्टर में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, यानी कि कितना हो गया 25 और 9 34 38 आ गया। ओके, तो 38 से अगर हम सबको डिवाइड कर दे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन 2/√38, 3/√38, 5/√38, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो पहला जो टर्म आपको 3D में ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ओके, तो यहां हमने एंगल के तौर पे देखा था कि ओपी अगर जो हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, इसको अगर हम कॉस के रूप में मेजर कर दे तो डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ इस तरीके से, तो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये डायरेक्शन रेशियो आ जाता है, और डायरेक्शन रेशियो को अगर मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है। ओके, अगर हमारा वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में मान लिया जाए कि एक वेक्टर है 2y 3j 5k, काम वही करना है कि ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, i j k के कोएफिशिएंट को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो, और इस डायरेक्शन रेशियो को अगर मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया तो जो रिजल्ट आया डायरेक्शन कोसाइन। ओके, पॉइंट दे करके भी हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारे पास 0 2 3, दूसरी पॉइंट लेते हैं 5 2 -1। अब हमें इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो 5 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा 5, 2 में से 2 गया 0, -1 -3 -4 हो गया, तो डायरेक्शन रेशियो है। अगर हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 का स्क्वायर 16 √41, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5/√41, 0/√41 और -4/√41, यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया। तो दो पॉइंट दिया रहे तो हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, एंगल दिया रहे तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, अगर हमारा कोई वेक्टर दिया रहे तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, इतनी सी बात आपको जरूर ध्यान में रखना है, फिर 3D में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टॉपिक में बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको करते जाना है। ओके, चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्या फॉर्मूले में पढ़ने हैं। हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है। इसमें कह रहे हैं कि शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर बताना है। तो 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे होगा, वैसे तो बहुत सारे रूल हम पहले सीख चुके हैं, बट यहां हमें कोलिनियर कैसे डायरेक्शन रेशियो को यूज करके निकालना है। सो देखिए, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए और बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। अगर ए बी का डायरेक्शन रेशियो और बी सी का डायरेक्शन रेशियो दोनों के दोनों क्या आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया, तो क्या बोलेंगे, लाइन हमारा कोलिनियर है। तो ए बी का अगर आप डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं 1 - 2 कितना हो गया -1 -2 -3 -4 और 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। और बीसी का डायरेक्शन रेशियो निकाला तो कितना आ गया, 3 में से 1 चला जाएगा 2, 8 और 2 कितना हो गया 10,
11 और -14 आ जाएगा। तो ये हमारा ए बी का डायरेक्शन रेशियो है, ये बी सी का डायरेक्शन रेशियो है। तो क्या देख रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है ना। -1, 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। ओके, तो सिंस लिख देंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। Therefore, A, B, C are collinear। कि अगर डायरेक्शन रेशियो हमारा प्रोपोर्शनल हो गया तो क्या बन जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। तो कॉलिनियर कैसे प्रूव किया जाए, इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्पेस में हम स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं, उसका इक्वेशन क्या हो सकता है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से हमारा लाइन पास कर रहा है ए से इन अ गिवन डायरेक्शन और बी के डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर हमारा लाइन ए से पास कर रहा है, यानी कि ए एक पॉइंट है और बी के डायरेक्शन में है, तो इसका जो इक्वेशन बनता है ये होता है r इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। r इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है इसका इक्वेशन। ओके, अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जब भी हम थ्री में इक्वेशन बनाएंगे तो दो तरह का इक्वेशन हमें देखने को मिलेगा, एक कार्टेशियन इक्वेशन, एक वेक्टर इक्वेशन। ओके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है कि कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे बदला जाए और वेक्टर को कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे बदला जाए। ध्यान से देखते जाइए, इसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि r जो है हमारा 3D के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हमने मान लिया xi प्लस yj प्लस z इक्वल टू a हमने माना हुआ है x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा b हमारे पास है ai प्लस bj प्लस c, यानी कि abc क्या है, इसका डायरेक्शन है। ओके, अब हम लोग क्या करें कि इसको अगर एक तरफ ले आए तो क्या बन जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k। ओके, लैम्डा या लैम्डा को भी हम लोग ओपन कर देते हैं, लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी, यही ना हो जाएगा। अब यहां से आई और आई के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दें, x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के कैप। ओके, अब आई जे के जो कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर कर दिया जाए, तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा ए, y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा बी, यही ना, और z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा सी। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए, यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बाई बी, और यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, z माइनस z1 बाई सी। तीनों ही लैम्डा है, तो रिजल्ट क्या निकला, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये हमारा आ गया कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, तो यहां ध्यान रखना है कि x1 y1 z1 से पास कर रहा है हमारा लाइन, x1 y1 z1 से लाइन हमारा पास कर रहा है, x y z तो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x1 y1 z1 से पास, यानी कि वेक्टर ए जो है
वो क्या देगा, x1 y1 और z1 देगा, और वेक्टर b जो है क्या देगा, a b और c देगा। यानी कि डायरेक्शन रेशियो यहां से निकल करके आया, वेक्टर b ने डायरेक्शन रेशियो दिया और जिस पॉइंट से पास कर रहा था वो किसने दिया, a ने दिया। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b है, जहां हमारा लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके डायरेक्शन में। अगर हम कार्टेशियन की बात करें तो x1 y1 z1 से पास कर रहा है, यानी कि वेक्टर a क्या दे रहा है, x1 y1 z1, और b जो है क्या दे रहा है, इसका डायरेक्शन दे रहा है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग यहां से और समझ लें कि डायरेक्ट हम कैसे निकालें कि वेक्टर को कार्टेशियन में बदलें और कार्टेशियन को वेक्टर में आसानी से हम बदल सकें। अब मान लीजिए एक यहां पे इक्वेशन दे दिया r इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा 3i माइनस j प्लस 2k, ये हमारे पास इक्वेशन दे दिया है। ओके, अब वेक्टर इक्वेशन है, इसे आपको कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, क्या बताया था, a से पास कर रहा है तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2, डायरेक्शन कितना है 3, इक्वल टू y माइनस 3, डायरेक्शन कितना है -1, इक्वल टू z माइनस 4, डायरेक्शन कितना है 2। ओके, तो अगर हमारा वेक्टर इक्वेशन है तो उसे कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, ये आपने देखा। अगर कार्टेशियन दिया रहे तो वेक्टर में कैसे बदलेंगे, ये भी हम आसानी से इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया जाए कि हमारे पास दे दिया x माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू y प्लस 4 बाई माइनस 3 इक्वल टू z प्लस 6 बाई माइनस 1 दे दिया। ओके, ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है ना, एक कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास, इसे हमें वेक्टर में बदलना है तो लिख क्या देना है, r तो हमें हर हाल में लिखना है। अब हम देखें भाई पास कहां से करें, 2 माइनस 4 माइनस 6, 2 माइनस 4 और माइनस 6 से पास कर रहा है, तो वेक्टर a के जगह पर क्या आ गया, 2y माइनस 4j माइनस 6k प्लस लैम्डा, डायरेक्शन इसका क्या है 3 माइनस 3 माइनस 1, तो 3i माइनस 3j माइनस k, ये हमारा कार्टेशियन में, वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर में आ गया। ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि कहीं भी आपको चेंज करने के लिए आ सकता है कि वेक्टर से कार्टेशियन में बदलो और कार्टेशियन से वेक्टर में बदलो। तो यहां ये चीज ध्यान रखना है कि यहां से यानी कि x1 y1 z1 से हमारा लाइन पास करता है और a b c इस लाइन का क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन होता है। ओके, तो डायरेक्शन याद रखना है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये उस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन दिया रहे और किस पॉइंट से पास कर हमारा लाइन वो पॉइंट दिया रहे, तो हम आसानी से इक्वेशन को बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे सेकेंड जो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए और बी, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ए का डायरेक्शन हमने वेक्टर ए मान लिया और इसका वेक्टर बी मान लेते हैं। ओके, तो अब इस 2 पॉइंट से अगर हमारा लाइन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हमने इसमें इसका कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन बनाया, r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। हम जानते हैं कि यहां क्या चाहिए था, हमें डायरेक्शन चाहिए था, तो 2 पॉइंट दिया हुआ था, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अगले पॉइंट को पिछले पॉइंट से माइनस कर लेते हैं, है ना, तो ये हमारा डायरेक्शन आ गया। यानी कि जो प्रीवियस हमने फॉर्मूला सीखा था और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। अगर इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस x1 और उसके बाद डायरेक्शन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, y माइनस y1 और डायरेक्शन क्या हो गया y2 माइनस y1, z माइनस z1 और डायरेक्शन क्या हो गया z2 माइनस z1। ओके,
तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि पहला हो गया कि लाइन कहां से पास कर रहा है, पॉइंट दिया रहे और उसका डायरेक्शन दिया रहे, और दूसरा क्या हो गया कि दो पॉइंट दिया रहे कि हमारा इक्वेशन कहां से पास कर रहा है। ओके, चलिए तो इस पे एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है हमारे पास 2, 3, 5 और बी है -3, 4 और 8। ओके, तो सबसे पहला काम करेंगे, क्या बनाएंगे, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो गया, 2y + 3j + 5 प्लस लैम्डा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -3 और -2, -5i, 4 में से 3 चला जाएगा तो j, और a हमारा 8 है तो 8 में से 5 चला गया 3, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है। ओके, अब आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन में बदलना चाहते हैं तो कार्टेशियन क्या बताया था, x - 2 अपॉन डायरेक्शन दिस माइनस दिस, यही ना डायरेक्शन हो जाएगा, -5 इक्वल टू y - 3, डायरेक्शन यहाँ कितना आया 1, और z - 5 और डायरेक्शन कितना आ गया, तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन आ गया और ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। क्लियर हो गया। तो दो ही बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो बी हमारा डायरेक्शन रेशियो बताता है और ये बताता है कि किस पॉइंट से लाइन आपका पास कर रहा है। ओके, तो ये दो बातें आपको समझ लेना जरूरी है, पूरी चैप्टर में इसी को हम रिवॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे और क्या क्या आने वाला है वो सारी चीजें हम यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ वेक्टर का इक्वेशन ले रखा है और कार्टेशियन इक्वेशन ले रखा है। तो दो लाइन हमारा पैरेलल कब होगा, तो अगर वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है तो पैरेलल के केस में होगा b1 = λ/b2। हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो लाइन पैरेलल कब होता है। परपेंडिकुलर कब होगा, b1 डॉट b2 = 0, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल निकालना है तो cos θ = b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड ले लेना। ओके, सिमिलरली अगर हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हमें पता है a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है। तो दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब उसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। परपेंडिकुलर कब होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0, और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड दे देंगे। ओके, तो दो लाइन पैरेलल कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, और उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब यहां पे क्या हम देख रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दे निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप, b1 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 लेना है अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड में इसे दे देंगे। दो लाइन दिया हुआ है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए जरूर आप कोशिश करें अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में जरूर आने वाला है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है, हमारे पेपर में आना ही आना है। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन क्रिएट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। तो देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमने 4 क्वेश्चन लिया है। ये 4 क्वेश्चन का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 4 टाइप क्रिएट होता है। एक तो हो गया डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में है, दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म में है, दूसरा है कि वेक्टर फॉर्म
में डायरेक्ट नहीं है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लाएं, और तीसरा है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर यही 4 टाइप का क्वेश्चन क्रिएट होता है। प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिल्कुल ही इसका फंडा आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट हमारा i प्लस 2j प्लस के, i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के और 2i प्लस जे प्लस 2k। तो हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले a1 कितना है, i प्लस 2j प्लस के, ओके। b1 कितना है, i माइनस जे प्लस के। a2 कितना हमारे पास, 2i माइनस जे माइनस के, और b2 कितना है, 2i प्लस जे प्लस 2, है ना। सबसे पहला काम आपका क्या है, a1 b1 a2 b2 को फाइंड आउट कर देना, ओके। अब अगर हम फॉर्मूले पे चलें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। यही हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ओके। तो पहला काम हमें क्या करना है, b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए। तो देखिए b1 क्रॉस b2 क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस b2 क्या है हमारे पास, i j k, b1 कितना है, 1 माइनस 1 1 2 1 2, यही ना हो गया। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया तब b1 क्रॉस b2 आ गया। अगर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में किसी भी तरह का परेशानी है तो आप पहले वेक्टर का वीडियो जरूर देख लें, उसमें डॉट और क्रॉस बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो क्या करते हैं हम इसमें, पहले क्या लेते हैं, आई, ये पूरा रो और पूरा के पूरा हमारा कॉलम खत्म हो गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -1 -2 -1, फिर लेते हैं माइनस जे, ए और ए खत्म हो गया तो 2 - 2, फिर क्या लेते हैं के लिया तो ए और ए खत्म हो गया तो 1 अब +2 1 + 2, तो कितना बन गया, -3i, यहाँ क्या है 0 तो -0 जे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, +3k, यही ना आया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, b1 क्रॉस b2, ओके। अब यहीं पे हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दें, b1 क्रॉस b2 का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 अब +9, कितना हो गया, √18, √18 कितना होता है, 3√2, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आ गया। दूसरा काम क्या कर रहे हैं फॉर्मूले में, a2 माइनस a1, है ना। अब a2 कितना है, 2i माइनस जे माइनस के, माइनस a1 कितना है, i प्लस 2j प्लस के, आपने माइनस कर देना है, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2i में से i चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, i माइनस जे और -2j, -3j आ गया, माइनस के और माइनस के -2k आ गया। तो हमारे पास a2 माइनस a1 आ चुका है, हमारे पास b1 क्रॉस b2 आ चुका है, और हमारे पास b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हम क्या करें, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें। क्या कहा, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 कितना है, -3i प्लस 3k, डॉट है a2 माइनस a1 i -3j -2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3√2, डिस्टेंस है तो इसलिए हमेशा किस में रखना है, मॉड में रख देना है। तो बताइए कितना आया, इसको हम इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, और अगर हम इसको इससे करें तो -6, यही ना, अपॉन 3√2,
तो -6 और -3 कितना बन गया, -9/3√2। तो कितना हो गया, 3/√2। 3 हमारा कट गया, 3/√2 आ गया। अगर हम √2 को नहीं नीचे लिखना चाहते क्योंकि इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √2/√2, तो 3√2/2 ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बोलिए, तो आपने करना क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन है a1 b1 a2 b2 फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद पहले b1 क्रॉस b2 निकाल लेना है, साथ में ही b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। फिर हमें a2 माइनस a1 करना है और फॉर्मूले में पुट कर देना है, सिंपल, आसानी से बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि सेकंड क्वेश्चन हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है। तो वैसे तो कार्टेशियन फॉर्म का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो मैं नहीं आपको बताऊंगा कि कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला लगाएं, आप कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज कर दीजिए, है ना। तो चेंज करने के लिए सिखाया था आपको, बताइए ये क्या बनेगा, -i - j - k, यही ना, प्लस लैम्डा कितना है 7i - 6j - k, ये हमारा पहले इक्वेशन से आ गया। फिर दूसरे की अगर हम बात करें, r लिख दीजिएगा, अगर हम दूसरे की बात करें तो कितना आ जाएगा 3i + 5j + 7 प्लस म्यू, क्या आया i - 2j +, तो हमने कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में बदल दिया है। ओके, तो कार्टेशियन को वेक्टर में बदल करके अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दे। तो क्या आ जाएगा, a1 हमारे पास है -i - j - k, b1 हमारे पास है 7i - 6j - k, a2 हमारे पास है 3i + 5j + 7k, और b2 हमारे पास है -i - 2j +। ओके, अब प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे पहले हमने क्या सीखा था, b1 क्रॉस b2 निकालना था। तो क्या आ जाएगा i j k, कितना है 7 - 6 - 1, और ये कितना है 1 - 2 1, यही ना आया 7 - 6 - 1 1 - 2 और 1 आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या बन जाएगा, i ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, तो -6 और -2, यही ना हो जाएगा, -6 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन बीच में क्या आता है माइनस, तो -6 - 2 ये -j हो गया। फर्स्ट रो और कॉलम खत्म हो गया, तो 7 + 1 प्लस k आ गया, a और a खत्म हो गया, क्या आ गया -14 अब +6, ये ना आ जाएगा, माइनस माइनस +6 हो जाएगा। तो कितना आया -8i - 8j - 8k, है ना, -8i - 8j - 8k आ गया हमारा b1 क्रॉस b2। अब अगर हम लोग यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, है ना। तो कितना आया, कितना आ जाएगा 4 4 4, कितना हो गया 12, सॉरी 64 लिखना था, तो आ गया हमारा 12। या आप एक काम और कर सकते हैं, 64 आ गया ना, तो सीधा हम लोग ऐसे लिख दें 3 × 64, नहीं तो 3 × 64 लिख दिया, तो 64 का क्या बाहर आ गया 8, तो 8√3 हो जाएगा।
इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा 8√3। क्लियर। अब निकाल दीजिए a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 7 माइनस a1 हमारे पास कितना है माइनस आई माइनस जे माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 और 1 मिल करके माइनस माइनस प्लस हो गया 4i, 5 और 1 मिल करके 6j, 7 1 मिल करके 8 के हो गया। ये हमारा आ गया a2 माइनस a1। ओके, अब इनके बीच हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देना है। फॉर्मूले में डाल दीजिए b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो क्या आ गया b1 क्रॉस b2 आपने क्या निकाला था माइनस 8i माइनस 8j माइनस 8 डॉट फिर क्या है a2 माइनस a1 कितना आया 4i प्लस 6j प्लस 8 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड 8√3। इसको हमने मॉड में ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 32, 8 6 जा 48 माइनस 48 और फिर 8 8 जा 64 माइनस 64 अपॉन 8√3। नहीं, अब पूरे में से हम लोग 8 कॉमन ले लें या ऐड भी कर दीजिए, जैसे करना वैसे कर लीजिए। तो अगर हम लोग 8 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा -4 -6 -8 अपॉन 8√3। 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 6 और 4 10, 10 और 8 18 माइनस 18/√3 है ना। डिस्टेंस है ये, तो किसी का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -18 तो क्या हो गया 18/√3। अगर इसको रेशनलाइज कर दें तो क्या हो जाएगा 18/√3 √3/√3, तो 18√3/3 यानी कि 6√3। तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 6√3 आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड देखिए क्या कहा 1 माइनस ti, इसमें लैम्डा और म्यू नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास i माइनस टी आई, फिर टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। ओके, अब इसको रीअरेंज कर लेना है। पहले जहां लैम्डा आया करता था वहां क्या आ गया टी आ गया हमारे पास। ओके, तो बिना टी वाले को एक साथ रख दीजिए और टी वाले को एक साथ ले लिया, तो i माइनस 2j प्लस 3, यही ना हो गया, प्लस टी, टी को बाहर निकालें तो क्या है माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। ओके, उसी फॉर्मेट पे रेड्यूस हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा आर एस आई प्लस आई प्लस 2s जे माइनस जे माइनस 2s के माइनस के। ओके, अब यहां पे जो म्यू हुआ करता था म्यू के जगह पर क्या आ गया है एस आ गया है, तो अलग अलग हमने कर दिया, तो क्या आया आई माइनस जे माइनस के और म्यू के जगह पर क्या ले लिया एस, तो क्या आया
आई प्लस 2j माइनस 2k। ओके, तो यहां t आ गया लैम्डा के जगह पर और s आ गया म्यू की जगह। पहले जैसा ही करना है, नया कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चेंजिंग यही था कि इसको रीअरेंज कर देना है। तो हमारे पास a1 कितना है, वेक्टर a1 i माइनस 2j प्लस 3k, b1 है माइनस i प्लस j माइनस 2k। ओके, और फिर हमारा a2 है i माइनस j माइनस k और b2 है i प्लस 2j माइनस 2k। ओके, अब आपने पहले जैसे कर रहे थे उसी तरीके से इसको करते जाना है। पहला काम क्या कर रहे थे, हम निकालते थे b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 में क्या करेंगे, क्या आ गया हमारे पास b1 क्रॉस b2, i j k माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2। ओके, तो क्या है इसका रिजल्ट, आई रो और कॉलम खत्म करे तो माइनस 2 अब प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4, यही आ गया। माइनस जे ले लिया आपने, कॉलम और रो खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 हो गया, प्लस के ए और ए खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 2i माइनस 4j माइनस 3k। ये हमारा आ गया b1 क्रॉस b2। अब आपने क्या करना है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, यानी कि रूट 29। ओके, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास रूट 29 आ गया। अब क्या करते थे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा, a2 कितना है i माइनस j माइनस k माइनस a1 कितना है i माइनस 2j, i है सिर्फ माइनस 2j प्लस 3k। ओके, तो अगर आप माइनस करेंगे तो i माइनस i क्या हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। अब माइनस j अब प्लस 2j क्या आ जाएगा प्लस j, माइनस के और माइनस 3k माइनस 4k हो जाएगा, यही ना। तो ये हमारे पास a2 माइनस a1 आ गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका क्या हो गया, फॉर्मूला क्या है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ओके, तो b1 क्रॉस b2 आपने क्या लाया था, यही लाया हुआ है 2i माइनस 4j माइनस 3k डॉट a2 माइनस a1 क्या आया 0i प्लस j माइनस 4। अब b1 क्रॉस b2 कितना है रूट 29 है ना। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, a तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया -4 और ये कितना हो गया +12 है ना, मॉड में है बाय रूट 29, तो कितना हो गया 8 बाय रूट 29। ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 8 बाय रूट 29। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ को अगर हम यहां ध्यान से देखें तो b1 और b2 दोनों सेम है। b1 और b2 अगर दोनों सेम आ जाए, वैसे हालात में अगर हम b1 और b2 का डिटर्मिनेंट निकालें यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 2 रो या 2 कॉलम अगर प्रोपोर्शनल होता है तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तब इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, तो देखिए जहां भी
पैरेलल आ जाए, वैसे हालात में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लेना है, बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो A1 कितना है, I प्लस 2J माइनस 4K। A2 हमारे पास है 3I प्लस 3J माइनस 5K, और B दिया हुआ है 2I प्लस 3J प्लस 6K। एक चीज यहां ध्यान रखना है, कंफ्यूजन में डाल सकता है आपको। मान लिया जाए कि यहां जो है प्रोपोर्शनल दे देता, 4, 6 और 12 दे देता, तो फिर भी दोनों लाइन क्या है, प्रोपोर्शनल हो जाता है ना। कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट करेगा तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। देखना है कि दोनों लाइन अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या बन जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल होगा तो B1 क्रॉस B2 क्या बनेगा, 0। तो दोनों में किसी एक को लेना है। अगर जैसे मान लीजिए कि यहां पे दे देता 4I प्लस 6J प्लस 12K, है ना, या और कुछ भी रेशियो दे देता, तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेकर के म्यू के जगह पर, म्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वो कुछ भी प्रोपोर्शन अपने आप में ले सकता है, तो ये फिर से यही हमारा बन जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है कि हमेशा किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। तो B1 और B2 दोनों सेम होना चाहिए। ओके, अदरवाइज डिफरेंस आ सकता है। तो जो भी अगर यहां एक्स्ट्रा रहेगा प्रोपोर्शनलिटी में, तो जब कॉमन लेंगे तो ये म्यू के साथ खत्म हो जाएगा, या इसमें रहेगा तो लैम्डा के साथ खत्म हो जाएगा। उसको रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैम्डा और म्यू यहां पे कांस्टेंट टर्म के ही रूप में यूज हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास बी आ गया। अब क्या क्वेश्चन कहा, बी क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आपने निकाल रखा है 2I प्लस 3J प्लस 6K क्रॉस A2 माइनस A1। A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2I, इसमें से किया तो J, और इसमें से माइनस करें तो क्या आ जाएगा, माइनस K अपॉन मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 36, यही ना। ओके, अब इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका क्रॉस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, I प्लस I J K 2 3 6 2 1 माइनस, निकाल दीजिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आ गया, I रो और कॉलम -3 -6 क्या हो जाएगा, -9 माइनस J रो और कॉलम कितना हो गया, -2 और -12, -2 और -12 -14 प्लस K कितना आ जाएगा, रो और कॉलम खत्म हो गया, तो 2 -6 2 -6 -4, यही ना। तो कितना है, -9I प्लस 14J माइनस 4K। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, B क्रॉस A2 माइनस A1। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, यानी कि B क्रॉस A2 माइनस A1 का अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, 9 9 जा 81, 14 को 14 से करते हैं तो कितना आता है, 14 14 जा 196, अब प्लस 4 4 जा 16, यही ना। ठीक, तो कितना आ गया, ये हमारे पास 6 और 6 12, 6 और 6 12 1 13, 3 आ गया, 3 1
13 1 आ गया, 1 1 2 2 9 11 11 8 19 1 1 2, तो 293 आ गया। कितना आ गया? 293। तो यह हमने दे दिया रूट 293 अपॉन ये कितना है रूट 49, तो रूट 293 अपॉन 7, ये हमारे पास इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। ओके, तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर यही 4 टाइप बनेगा। एक डायरेक्ट हो गया, एक कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, एक में हमारा क्या आया था कि लैम्डा और म्यू नहीं रहेगा, उसको हमें रीअरेंज करके लैम्डा और म्यू निकालना पड़ेगा, और दूसरा आ गया कि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं क्या है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइन। एक हमने वेक्टर इक्वेशन में लिया, एक कार्टेशियन इक्वेशन में लिया। तो हम जानते हैं कि एंगल जो है यहां पे क्या है A1 और एक क्या है B1, ए है A2 और एक क्या होता है B2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2, B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, इसको मॉड में डाल देना है। ओके, तो B1 डॉट B2 क्या कर देंगे cos थीटा इक्वल टू क्या आया I प्लस 2j प्लस 2k डॉट कितना है 3i प्लस 2j प्लस 6 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड, तो B1 क्या हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, और B2 का मैग्नीट्यूड 3 3 जा 9 2 2 जा 4 6 6 जा 36, यही ना आ गया। इसे आपने मॉड में डाल देना है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 2 जा 4 6 2 जा 12 अपॉन कितना हो गया 3 4 4 8 और 1 9 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, और ये कितना हो गया 40 49 का कितना आ जाएगा 7, तो कितना आया 12 और 4 16 और 3 19/21, तो cos थीटा इक्वल टू 19/21 आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा cos इनवर्स 19/21। ओके, ये दो एंगल के बीच, दो लाइन के बीच का एंगल आपने निकालना सीखा। ओके, यही अगर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो एक तो पहले आपको बता चुका हूं कि जहां भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है कोशिश कीजिए कि वेक्टर में बदल दें। कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में आपने चेंज कर दिया, उसके बाद यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी कर लें। क्या सिखाया था फॉर्मूला कि हमारा अगर ये है A1, क्या देंगे डायरेक्शन रेशियो देखना है। A1 कितना है 3, B1 कितना है 5, C1 कितना है 4, A2 कितना है 1, B2 कितना है 1, C2 कितना है 2। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू A1, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि हम इसका क्या निकाल रहे हैं A1 डॉट A2, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो क्या करेंगे आप इसमें मॉड में डाल दीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। फिर नीचे हम क्या निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। फॉर्मूले में ही देख लेना है A1 A2 B1 B2 C1 C2। फिर पहले वाला जो लाइन है इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, फिर दूसरे वाले लाइन का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए cos थीटा इक्वल टू A1 A2 कितना आ गया 3 प्लस 5 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन इसका अगर आप स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 5 जा 25 अब प्लस 4 4 जा 16, और रूट ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4। तो क्या आया cos थीटा इक्वल टू 8 5 13 13 और 3
16 अपॉन रूट में कितना आया है 25 और 25 50 आ गया और रूट में 4 और 2 6 आ गया। ओके, तो कितना आ गया है 16 अपॉन 50 को करें तो 5 रूट कितना हो जाएगा 2 रूट 6, तो 16 अपॉन 5 रूट 12 यही ना आया, तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन 5 12 का लें तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3, तो ये 2 रूट 3 आ गया, तो इससे अगर कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 अपॉन 5 रूट 3। हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं रेशनलाइज भी कर सकते हैं, बट इतना पे छोड़ना चाहें तो कोई इशू नहीं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3, ये हमारा थीटा का वैल्यू आ गया। इस तरीके से वेक्टर इक्वेशन में और कार्टेशियन इक्वेशन में अलग अलग हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट लाइंस आर एट राइट एंगल। दोनों लाइन एक दूसरे को, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, वैसे हालात में पी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो पहले ही बताया था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होता है 0। ओके, तो पहले हमें इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है लाइन का। तो देखिए हम जानते हैं इक्वेशन क्या होता है x माइनस x1 बाई ए, बट यहाँ उल्टा दे रखा है तो इसे पहले सीधा करके रख लेते, x माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा -3, माइनस से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देख रहे हैं y हमेशा y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, बट हमारे पास क्या है 7, तो 7 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा y माइनस 2p बाई 7 आ गया। और ये तो हमारे अपने फॉर्मेट में है z माइनस 3/2। इसकी बात करें तो x को पहले होना चाहिए था लेकिन क्या है बाद में है, तो हमने -7 से डिवाइड करे तो कितना आ गया x माइनस 1 आ जाएगा और 3p बाई -7 ये ना आएगा इक्वल टू, ये अपने फॉर्मेट में है तो y माइनस 5/1 और यहां अगर माइनस कर दें तो z माइनस 6/-5। ये जो हमारे इक्वेशन का कार्टेशियन का जो रियल फॉर्मेट होता है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई b1, इस फॉर्मेट पे आपने रिड्यूस कर दिया। अब यहां से a1 b1 और c1 निकाल लीजिए, तो a1 कितना है -3, b1 कितना है 2p बाई 7 और c1 कितना है 2, a2 कितना है 3p बाई -7, b2 कितना है 1 और c2 कितना है -5 है। ओके, अब हमें लिख देना है कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ क्या सिखाया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या हो जाए 0। दो लाइन परपेंडिकुलर होगा जब उसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल रखा है, तो कितना हो गया -3p बाई -7 प्लस b1 b2 2p बाई 7 और ये 1 आ गया, अब प्लस c1 c2 2 माइनस 5 इक्वल टू 0, यही ना। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 9p बाई 7 प्लस 2p बाई 7, ओके, -10 इक्वल टू 0। तो 9 और 2 कितना हो गया 11p बाई 7 इक्वल टू 10, तो p इक्वल टू 70 बाई 11, तो p का इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। ओके, तो कोई भी कांस्टेंट डाल देगा p के, कुछ भी डाल दिया और लाइन परपेंडिकुलर है तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, लाइन पैरेलल है तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर में a1 a2 b1 b2 c1 c2 होता है, अब पैरेलल में a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इस साल के लिए सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका।
फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमें वैसा वेक्टर इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों ही लाइन पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो हम जानते हैं कि लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन होता है r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, यही ना होता है, जहां हमारा लाइन a से पास कर रहा होता है और b के डायरेक्शन में होता है। ओके, तो क्या बना इक्वेशन, r इक्वल टू a कहां से पास कर रहा है, i प्लस 2j माइनस 4k हो गया, प्लस लैम्डा। हमारे पास b तो है नहीं तो इसका नाम b1, a1 b1 दे दीजिए, a1 i प्लस b1j प्लस c1k, ये हमने इसका नाम दे दिया। ओके, अब क्या देखना है कि ये जो लाइन है हमारा वो इस पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन हमारा इस पर परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या सीखा है, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। तो ले लेंगे सिंस लाइन फर्स्ट आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस, क्या है, x माइनस 8/3 y प्लस 19/-16 z माइनस 10/7 एंड x माइनस 15/3 y माइनस 29/8 इक्वल टू z माइनस 5/-5। अब आपका जो लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है जब दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 माइनस 16 और 7। तो क्या हो जाएगा, 3a1 माइनस 16 b1 और प्लस 7 c1 इक्वल टू 0। अरे बात समझ में। फिर ये जो लाइन है इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 हो गया। तो 3a1 प्लस 8b1 माइनस 5c1 इक्वल टू 0। ये आपने सेकेंड और थर्ड, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया। आ रही बात समझ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें वैसे लाइन का इक्वेशन निकालना था जो उस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं इक्वेशन a प्लस लैम्डा b होता है, a का वैल्यू हमने वहां से डाल दिया और b अपने से ले लिया, a1 b1 c1 है। ये लाइन इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0, इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0। अब हमारा काम क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a1 b1 और c1 का वैल्यू निकालना। अगर हमने a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल दिया, यहां पे पुट कर देंगे, फाइनल हमारा आंसर है। ओके, तब कैसे निकालना है सो देखिए। करना क्या है, निकालने का जो सबसे आसान तरीका आपको क्या लेना है, यहां से लिखना है b1 b2, इसके कोएफिशिएंट लिख दिया माइनस 16 और 8, b1 b2 यहां ले लीजिए माइनस 16 और नीचे लिखना है 8, b1 b2 पहले लेना है, c1 c2 7 माइनस 5, फिर a1 a2 3 3, फिर b1 b2 माइनस 16 और 8, ऐसे ही रखना है। इसको लेना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ओके, अब यहां रख देना है a1 b1 c1, यानी कि पहले इसका वैल्यू लेना है, y का पहले वैल्यू लेना है, फिर z का वैल्यू लेना है, फिर x का वैल्यू। अगर x y z होता तो a वाला पहले लेना है, फिर इसको लिखना है और फिर इसको लिखना है। अरे बात समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, कैसे लिखा, ये आपके पास आ गया तो एक कर दीजिए a1
अपॉन इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 5 जा 80 माइनस 8 7 जा 56 इक्वल टू B1 अपॉन 7 3 जा 21 प्लस 5 3 जा 15, C1 8 3 जा 24 और 16 3 जा 48। ओके, ये आपने ले लिया जो है, तो क्या आया A1 अपॉन 24 इक्वल टू B1 अपॉन 36 इक्वल टू C1 अपॉन 72 इक्वल टू मान लेते हैं, क्या मान लें, K मान लिया। अब यहां से जो कॉमन आता है उसे कॉमन निकाल दीजिए, तो कॉमन क्या आएगा बोलिए, देख रहे हैं 12 सब में कॉमन है, तो हम लोग इसको ए भी लिख सकते हैं A1 बाई 2 B1 बाई 3 C1 बाई 6, यही ना, इक्वल टू K। तो यहां से A1 B1 और C1 का वैल्यू आ गया, तो A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2K, B1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3K और C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6K। आ गया कि यहां पे हमने कांस्टेंट ले रखा है। अच्छा, इक्वेशन हमारा यही था ना, तो ए तो हमारे पास था, बी A1 B1 और C1 था, तो हमें क्या करना है A1 B1 और C1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो A1 B1 और C1 का वैल्यू यहां डाल दीजिए, कि हमारा कांस्टेंट है, इसे कोई लेना देना नहीं, तो क्या बन जाएगा R इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन क्या आया I प्लस 2J माइनस 4K प्लस लैम्डा, क्या आ गया 2I 3J 6K, 2I प्लस 3J प्लस 6K, ये आपका फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, एक्चुअली जो भी हम कॉमन लेंगे ना, ये लैम्डा या म्यू के साथ मर्ज हो जाता है, वो कांस्टेंट टर्म है, वो सबको खत्म कर देता है। तो यही आपका फाइनल इक्वेशन आया, वैसा लाइन आया जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों ही लाइन पर परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन 90% चांस है कि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा आपके पेपर में। ओके, तो पहले हमने इक्वेशन रख दिया a प्लस लैम्डा बी, ए का वैल्यू डाल दिया, यहां हमने बी ले लिया, परपेंडिकुलर था तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जीरो करके बना लिया। सोल्व करने के लिए हमेशा याद रखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, यानी कि y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, जिसका भी वैल्यू निकालना है a1 b1 c1 यहां डाल देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, और जितना भी कॉमन आता है कॉमन लेकर के इसके जगह पे पुट कर देना है, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। ओके, बहुत ही पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट Q एंड R इज 4, फाइंड द Z कोऑर्डिनेट निकाल देना। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, Q दे रखा है 2 2 1 और यहां पे R गिवन है 5 1 -2। अब कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अब मान लिया जाए कि कोई भी पॉइंट, हमने कोई भी इस पर पॉइंट है P मान लेते हैं, जो इसे K रेशियो 1 में बांट रहा है, इस रेशियो में बांट रहा है, K रेशियो 1 में बांट रहा है। ओके, तो सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 5K प्लस 2 अपॉन K प्लस 1, यही ना होता है, इसके साथ है और इसके साथ है, सेक्शन फॉर्मूला, और ये हो गया K प्लस 2 अपॉन K प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा -2K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1। कोई भी पॉइंट P हमने ले लिया जो इसको K रेशियो 1 में बांट रहा था। ओके, अब यहां दिया था कि इसका x कोऑर्डिनेट है 4, और x कोऑर्डिनेट यहां डाल दीजिए 5K प्लस 2
अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू क्या ले लिया 4, तो कितना हो जाएगा 5k प्लस 2 इक्वल टू 4k प्लस 4। इधर लाएंगे तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, k का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया आपके पास। ठीक, अब इस k का वैल्यू हमें इस इक्वेशन में डाल देना। तो अगर हम इस इक्वेशन में डाल दें k का वैल्यू तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 4 प्लस 4/3, 2 to 4/3 आ गया। और z का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 है तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि -3/3 -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे z का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर सिंपल क्वेश्चन रहे कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, तो हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें। अगर किसी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो सिंपल अगर देता है कि बताओ दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देंगे। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आया इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बट इसमें ये भी एक पॉइंट जोड़ दिया, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से सिर्फ हम बता सकते थे कि इंटरसेक्ट लाइन कर रही है या नहीं कर रही है, बट अगर हमें साथ में कोऑर्डिनेट भी निकालने के लिए दे दिया तब तो वैसे हमारी बात नहीं बनेगी। ओके, तो वैसे हालात में हमें क्या करना है ये आपको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। करेंगे क्या, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4 इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 लैम्डा 1 प्लस 1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3। x, y और z का वैल्यू आ गया। ओके, ठीक। उसी तरीके से अगर हम दूसरे इक्वेशन को भी ले लें, क्या है x माइनस 4/5 इक्वल टू y माइनस 1/2, हम इसे लिख सकते हैं z माइनस 0/1 इक्वल टू, यहां पे हमने म्यू ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, y इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 और z इक्वल टू म्यू, z का वैल्यू सिर्फ क्या आ गया म्यू आ गया। ओके, अब देखिए हम जानते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट इन दोनों का इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, है ना। तो इफ लाइंस इंटरसेक्ट their coordinates are same, coordinates are same, है ना, कोऑर्डिनेट सेम आएगा। तो इस तरीके से रिजल्ट हमारा क्या देगा ये 2 लैम्डा प्लस 1 x के बराबर 5 म्यू प्लस 4, यही ना। फिर क्या दिया इसने 3 लैम्डा प्लस 2 और ए रिजल्ट क्या दिया 2 म्यू प्लस 1। हमने दोनों जो कोऑर्डिनेट था इसको कंपेयर कर दिया, तो यहां से एक इक्वेशन बन करके आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1, यही ना। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और सॉल्व करके लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल लेना है। तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड,
क्या आ गया 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1। इसको 3 से कर दिया और इसको 2 से कर दी तो क्या आ जाएगा 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इक्वल टू 9 और 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू -2। ओके क्लियर। तो क्या आया माइनस प्लस प्लस ये तो कट जाएगा -11 म्यू इक्वल टू 11 तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया माइनस म्यू का वैल्यू -1 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में म्यू डाल दीजिए। अगर हम यहां म्यू का वैल्यू डाल दें तो 3 लैम्डा म्यू -1 है तो कितना हो जाएगा -+2 इक्वल टू -1। ठीक है तो 3 लैम्डा इक्वल टू -3 तो लैम्डा का भी वैल्यू कितना आ गया -1। तो यहां हमारे पास म्यू भी -1 आ गया और लैम्डा भी -1 आ गया। अब हम अपने कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो पहले से हमारा यही निकल करके आया था और दूसरे इक्वेशन से ये निकल करके आया। तो यहां अगर हम लोग लैम्डा का वैल्यू डाल दें लैम्डा -1 है तो लैम्डा का वैल्यू डाल दे तो कितना आ जाएगा -2 + 1 -1 आ जाएगा -3 + 2 -1 आ जाएगा और -4 + 3 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। वही अगर हम लोग यहां डाल दें इसमें तो -5 + 4 क्या आ जाएगा -1 देगा -2 + 1 -1 देगा और ये -1 देगा। तो क्या देख रहे हैं दोनों ही हालात में हमारा इसका रिजल्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है ना। इसका मतलब पहले हमने निकाला दोनों का इक्वेशन सेम आ रहा है XYZ यानी कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है और इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है तो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर टू लाइंस इंटरसेक्ट टू लाइन इंटरसेक्ट है ना एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया -1 -1 -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। यही अगर कार्टेशियन फॉर्म में देता है तब वेक्टर में बदल लेंगे और इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा फॉर्मेट आप याद रखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। इसलिए कोई एक फॉर्मेट पकड़ लीजिए कि हमें वेक्टर का इक्वेशन करना है कार्टेशियन को वेक्टर में बदलिए और सॉल्व करते चले जाइए जो है जो भी काम क्यों नहीं करना। ओके तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दो लाइन कब इंटरसेक्ट करेगा। तो बताया दो तरीका आपको सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम निकाल देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ जाता तो लाइन इंटरसेक्ट करता बट यहाँ पे क्वेश्चन में चेंजिंग कर दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा ले लेना है आ जाएगा लैम्डा का टर्म में एक इक्वेशन। फिर दूसरे में ले लेना है म्यू फिर दोनों को सॉल्व कर देना है लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा इसके रेस्पेक्टिव जगह पे रख देंगे तो देखेंगे दोनों का कोऑर्डिनेट क्या आ गया सेम आ गया। इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और जो कोऑर्डिनेट आया यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाए इमेज कैसे निकाला जाए उस पॉइंट का। तो दो बातें यहां पढ़ना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालना। ओके क्वेश्चन अगर लें तो फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस ओके एंड ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट। ओके ध्यान से देखेंगे एवरी पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं और ये पेपर में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी। अब जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है आपके पास ए और बी है ना इसका इक्वेशन है x + 3/5 y - 1/2 और z + 4/3 ये इक्वेशन इसका दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि इस पर एक पॉइंट है P इस P का कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है
0, 2 और 3 इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। अब कह रहे हैं कि इसका इमेज निकालना है। मान ले कि इसका इमेज यहां बन रहा है, M ले लेते हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को M मान लेते हैं। तो हमें इस इमेज को निकालना है और M के कोऑर्डिनेट को निकालना है और P और M के बीच का डिस्टेंस निकालना है। 3 बातें यहां अच्छे से सीख लेना है। तो बेटा हम करेंगे क्या सबसे पहले, अब देखिए हम जानते हैं कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो हमारे पास 5, 2 और 3 दिया हुआ है, लेकिन ये जो पीएम है या पीक्यू जो बनेगा इसका डायरेक्शन रेशियो हमारे पास नहीं है। तो हमारा पहला काम क्या है कि इस पीएम का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया जाए। हर क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि इमेज आपको निकालने के लिए दे, तो पीएम का डायरेक्शन रेशियो निकाल। तो पीएम का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। और दोनों का अगर डायरेक्शन रेशियो आ गया तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो करेंगे क्या, इसको मान लीजिए लैम्डा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 4। आ गया ना, x, y और z का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट कहां है, यही है हमारा, इसी पर x, y, z इसी लाइन पे लाई करेगा हमारा। तो इसका हमने कोऑर्डिनेट ले लिया 5 अल्फा माइनस 3, 2 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 और ए 3 लैम्डा माइनस 4। ए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि एम का कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, ए आपने एम का कोऑर्डिनेट ले लिया। अब क्या करें कि हमारे पास एम आ चुका है और हमारे पास पी दिया हुआ है, तो पीएम का डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो पीएम, है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम कर दीजिए। तो पीएम का डायरेक्शन रेशियो क्या, हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को माइनस कर दे। तो पीएम का डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया 5 लैम्डा, ये देखिए -3 है और इसमें से 0 माइनस करेंगे तो -3 रह जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 है, -2 बनेगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 लैम्डा -4 और -3 -7 आ जाएगा। तो ये हमारा पीएम का डायरेक्शन रेशियो आ गया। आ रही बात समझ में, पहले हमने एम का कोऑर्डिनेट निकाला इक्वल टू लैम्डा डाल करके एक्स वाई जेड जो निकालेंगे एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर हमने पीएम का डायरेक्शन रेशियो निकाला एम में से पी को माइनस करके। ओके, तो हमारे पास पीएम का डायरेक्शन रेशियो आ चुका है और हमारे पास ए बी का डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी है। अब देखिए सिंस, ले लीजिए सिंस पीएम परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, जब पीएम और ए बी परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या है 5, 2 और 3 और यहां हमने इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया है। तो क्या बन जाएगा देयरफॉर 5 और उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस फिर कितना है 2, ये डायरेक्शन रेशियो 2 आ गया और ये आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस इसका डायरेक्शन रेशियो 3 और ये कितना हो गया 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 हो गया। तो कितना हो जाएगा 25 लैम्डा माइनस 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 3 जा 9 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 25 और 9 34 और ये 4 38 आ गया 38 लैम्डा और ये कितना आ गया 27 में से 2 चला जाएगा
तो 25 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे? 3 लैम्डा माइनस 4, 3 है, 3 लैम्डा माइनस 4, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। हाँ, यहाँ पे एक गलती हुई है हमारी, ए 4 है और ए 3 है, तो कितना बन जाएगा 7 ना, सॉरी ए तो हमारा 4 ही रहेगा। हमने डायरेक्शन रेशियो निकाला कहाँ है, यहाँ निकाला था, यहाँ निकाला है, उल्टा हम वहां मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 2 लैम्डा माइनस 1 है यहाँ पे। ए हमने डायरेक्शन रेशियो यहाँ निकाला, वो तो हमारा कोऑर्डिनेट था, और ए 3 था, कितना है 3 लैम्डा माइनस 7 है, 3 लैम्डा माइनस 7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 माइनस 15, 2 टू जा 4, माइनस 2 आ जाएगा, 9 माइनस 21 होगा इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू क्या देख रहे थे, फ्रैक्शन में आ रहा था, जो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो यहां हमारा है, तो कितना हो गया 25 और 4, 9 4 13, 38 हो गया, और 21 23 और 15 देखिए भी आ गया ना हमारा माइनस 38 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 1। ओके, तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन रेशियो इसका यहाँ पे था और ये डायरेक्शन रेशियो है, हमने इस डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कर दिया 0, यहां से आ गया लैम्डा का वैल्यू। अब अगर हम लैम्डा का वैल्यू यहां डाल दें तो m आ जाएगा, m कितना आ जाएगा बताइए, लैम्डा हमारे पास कितना है 1, अगर 1 डाला तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, यहाँ पे अगर 1 डाला तो 2 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे अगर 1 डाला तो कितना हो जाएगा माइनस 1, 2 3 माइनस 1, m का हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अरे बात समझ में, m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा जब यहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे। हमने 1 डाला तो 5 माइनस 3 2 हो गया, हमने 1 डाला तो 2 प्लस 1 3 हो गया, और हमने 1 डाला तो 3 माइनस 4 माइनस 1। अब हमारे पास m का कोऑर्डिनेट आ चुका है। ओके, अब देखिए, अब हमें इसका डिस्टेंस भी निकालना है, pm भी निकालना है, तो pm हम तो आसानी से निकाल सकते हैं। p का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 0 2 3, और m का कोऑर्डिनेट आ गया 2 3 माइनस 1, यही ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो pm क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 1, और ये माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी कि रूट 21। तो हमने पहले m का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर हमने pm का डिस्टेंस निकाला। ओके, अब हम आते हैं इस लास्ट पॉइंट पे, इमेज कैसे निकाला जाए। अब देखिए, मान लेते हैं कि q का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, q का कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिया x1 y1 z1। ओके, आप जानते हैं कि मान लीजिए कि AB एक मिरर है ना, तो ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो मिरर से जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूरी पे इमेज बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, m क्या हो गया p और q का मिड पॉइंट हो गया, m क्या हो गया p और q का मिड पॉइंट। तो हम यहां पे ऐसा करते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ pq है ना, pq का जरा मिड पॉइंट निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 0 बाई 2 y1 प्लस 2 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा z1 प्लस 3 बाई 2। p का मिड पॉइंट आ गया, लेकिन p का मिड पॉइंट कितना है, यही हमारे पास 2 3 और माइनस 1 है, तो x1 बाई 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 2, y1 प्लस 2 बाई 2 क्या बन जाएगा 3,
और Z1 प्लस 3/2 इक्वल टू क्या बन जाएगा -1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x1 कितना आ गया 2 2 जा 4, यहां से y1 कितना आ गया 3 2 जा 6, 6 में से 2 चला जाएगा क्या हो जाएगा 4, और ये Z1 कितना आ जाएगा -2 और 3 -5, तो Z1 आ गया हमारे पास -5। तो इस तरह से Q का जो कोऑर्डिनेट था, जो इमेज था 4 4 -5। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। तो इस तरीके से हमने पहले डायरेक्शन रेशियो निकाला था पीएम का, फिर इसके डायरेक्शन और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट करके लैम्डा का वैल्यू निकाला, लैम्डा एम में डाल दिया तो एम का कोऑर्डिनेट आ गया, फिर हमने क्यू मान लिया था x1 y1 z1, फिर हमने क्यू का कोऑर्डिनेट निकाला। क्लियर है? एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल डिट्टो उसी के तरीके का। कह रहा है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमने कोऑर्डिनेट इसका बदल दिया है, लाइन का इक्वेशन बदल दिया है। तो ध्यान से देखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर जाना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। ए और बी हमने कोऑर्डिनेट ले लिया, लाइन क्या है x -6/3, y -7/2, z -7/-2 इक्वल टू क्या ले लिया लैम्डा। तो निकाल दीजिए यहां से x कितना हो गया 3 लैम्डा प्लस 6, y कितना हो गया 2 लैम्डा प्लस 7, और z कितना हो गया -2 लैम्डा प्लस 7, यही ना। तो x y z हमारे पास आ गया। फिर से ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है, ये हमारा इमेज। पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है 1 2 3, ये पॉइंट हमारा m था, m का कोऑर्डिनेट आ गया 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 और -2 लैम्डा प्लस 7। ठीक है, ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ गया, सॉरी m का कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या निकालना है डायरेक्शन रेशियो pm। तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो pm, बताइए pm का डायरेक्शन रेशियो 3 लैम्डा प्लस 6 -1, 3 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा, 2 लैम्डा 7 में से 2 जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा, और -2 लैम्डा 7 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 4 आ गया। यही आ गया। अब हमारे पास पीएम का डायरेक्शन रेशियो है और हमारे पास एबी का डायरेक्शन रेशियो है। तो क्या बताया था सिंस पीएम परपेंडिकुलर टू एबी देयरफॉर दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या बन गया 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2, ये कितना हो गया 2 लैम्डा प्लस 5, और ये कितना आ गया -2, और ये हो गया -2 लैम्डा प्लस 4, ठीक, इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि इस डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट ले लीजिए, उससे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस 15 प्लस 4 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा -8 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो कितना हो गया 8 और 9 13 लैम्डा, अब 15 25 और -8, 9 4 13 13 4 17, सॉरी 17 लैम्डा हो गया, और 15 25 में से 8 जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। तो प्लस 17 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया -1, लैम्डा हमारे पास -1 आ गया। अब लैम्डा का वैल्यू पुट कर दे तो m आ जाएगा, m का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, लैम्डा का वैल्यू -1 डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा -1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा 3, m का कोऑर्डिनेट आ गया 3,
यहां -1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा 5, और यहां पे -1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा 9। तो ये आपका m का कोऑर्डिनेट है। ओके, तो आपने m का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। अब क्या करना है, pm का डिस्टेंस निकालना है। तो pm निकाल लीजिए। pm आपका क्या बन जाएगा, यही आ गया 359, 3, 5 और 9। अब डिस्टेंस निकाल देते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा 3 - 1, 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, और 9 में से 3 चला जाएगा 6 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो गया 49। तो 49 हो गया तो क्या हो गया 7। यानी कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना आ चुका है 7 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट किसका निकालना है, क्यू का। क्यू पॉइंट को क्या माना, x1, y1, z1। ओके, तो ये क्या है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पहले आपने क्या करना है, पी क्यू का मिड पॉइंट निकाल दीजिए। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू x1 प्लस 1/2, y1 प्लस 2/2, z1 प्लस 3/2। ओके, ये आपका मिड पॉइंट आ गया P और Q का। बट P और Q का मिड पॉइंट ऑलरेडी आया हुआ है, अब इसे कंपेयर कर दीजिए। तो देयरफॉर क्या हो गया, x1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3, y1 प्लस 2/2 इक्वल टू 5, और ये हमारा z1 प्लस कितना है, z1 प्लस 3/2 इक्वल टू 9। तो क्या बन गया, 3 2 जा 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, 10 - 2 कितना हो गया 8, यानी कि y1 हो गया 8, और z1 कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 - 3 15। तो आपका x1, y1 और z1 का वैल्यू आ गया। तो यही कोऑर्डिनेट आ गया 5, 8 और 15। तो ये आपका Q का इमेज आ गया। ओके, तो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल के लिए। तो इस क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, दोनों ही क्वेश्चन प्रॉपर्ली आपको अच्छे से कर करके देख लेना है। ओके, क्या क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी दे सकते हैं इसको, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर के जगह पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी लिखा हुआ आ सकता है। इसका डिस्टेंस निकालना, इमेज निकालना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और कैसे हो सकता है। अगला जो टाइप है हमारा, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स, टू लाइंस। दो लाइन को कोप्लेनर कब कहेंगे, तो देखिए कर रहा है कि दो लाइन है हमारा r1 प्लस लैम्डा m1 और r2 प्लस लैम्डा m2। ये दोनों लाइन कोप्लेनर कब होगा, r1 माइनस r2 डॉट m1 क्रॉस m2 का रिजल्ट क्या आ जाए 0 आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि कोप्लेनर है या नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं r1 माइनस r2। r1 माइनस r2 कितना आ जाएगा -3i, j तो है नहीं तो प्लस j हो गया, और इसमें से जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 ही हो जाएगा। ओके, फिर हमें ले लेना है m1 क्रॉस m2। ओके, तो m1 क्रॉस m2 क्या हो गया i, j और k हमने ले लिया। ओके, क्या है रिजल्ट 3 - 1 0, 2 0 और 3। निकाल दीजिए इसका डिटर्मिनेंट, तो कितना आ जाएगा i, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -3 आ गया, माइनस j, a और a हमारा चला गया तो 3 3 जा 9 आ गया, और प्लस k, a और a चला गया तो 0 और प्लस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। a आ गया -3i -9j प्लस 2k। ओके, ये हमारा m1 क्रॉस m2 आ गया। ओके, अब इस फॉर्मूले पे डाल दीजिए तो क्या हो गया r1 माइनस r2 डॉट
m1 क्रॉस m2, तो कितना आ गया -3i प्लस j इंटू -3i माइनस 9j प्लस 2, यही ना आ जाएगा। तो कितना बन गया +2 के -3 और -3 कितना हो गया 9, और ये क्या हो गया -9, ये तो है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, तो 9 में से 9 गया तो क्या हो गया 0। तो हमने क्या देखा कि R1 माइनस R2 डॉट M1 क्रॉस M2 0 आ जा रहा है, इसलिए लाइन क्या हो गया कोप्लानर। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन वहां भी लागू हो सकता है जहां लाइन इंटरसेक्टिंग आपको प्रूव करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि यही रूल लागू कर देंगे वहां भी, उससे काम चल जाएगा। कि सिर्फ आता है इंटरसेक्टिंग, तो पहले क्या बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दीजिए, जो आएगा रिजल्ट आ जाएगा। हमें भी यहाँ पे लागू कर सकते हैं। अगर ये 0 आ जाएगा तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, नहीं आएगा तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। कोप्लेनर 0 आ गया तो कोप्लेनर, अगर नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं होगा हमारा। ओके, तो ये है हमारा कि कोप्लेनरिटी को कैसे चेंज करते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, इसके बाद इसी पे एक चीज और आपको समझा रहा हूं, वो होता है हमारा स्क्यू लाइंस। दो लाइन हमारा स्क्यू कब होता है वो हमें देखना है। अब यहां पे मान लीजिए कि क्वेश्चन अक्सर आता है कि चेक करो कि लाइन हमारा स्क्यू है कि नहीं। स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस हमें चेक करना है, बताना है कि लाइन हमारा स्क्यू है कि नहीं। तो स्क्यू लाइन हम किसको कहते हैं? वैसा लाइन जो कभी भी जो नाइदर पैरेलल है और नॉर इंटरसेक्टिंग, जो नाइदर पैरेलल और नॉर इंटरसेक्टिंग लाइन हो उसको क्या कहा जाता है? स्क्यू लाइंस कहते हैं। याद रखिएगा, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ध्यान रखिएगा, वैसा लाइन जो ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो उस लाइन को क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस कहते हैं। ओके, अब कैसे बनाएं, कैसे प्रूव करें? तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ गया इसका मतलब लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आया तो लाइन क्या हो गया? इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यहां से मिल गया। या प्रीवियस हमने फॉर्मूला देखा, R1 माइनस R2 डॉट M2 माइनस M1, सॉरी M1 क्रॉस M2, ठीक है। अगर वो 0 आ गया तो इंटरसेक्ट कर रहा है और 0 नहीं आया तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होता है? जब उसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब हम इक्वेशन बनाते हैं R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, यानी कि ये दोनों क्या हो? प्रोपोर्शनल हो, दोनों प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन रेशियो इसका प्रोपोर्शनल हो, तो क्या बन जाएगा? लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी आपको स्क्यू लाइंस प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना? वो इंटरसेक्टिंग नहीं और दूसरा वो पैरेलल नहीं। अगर आपने प्रूव कर दिया कि नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग तो लाइन क्या बन गया हमारे पास? स्क्यू बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। हर तरह के क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने के लिए एक्सपेक्टेड है, हर तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आपने प्रत्येक क्वेश्चन को बना बना करके देखना है, प्रत्येक जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है उन सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसको इसकी जरूरत होती है। ओके।